सुबह वाला ही बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके नोट्स भी भेजूंगी मैं, जो कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट चल रहा था, इसकी प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, क्रोमेट डाइक्रोमेट आयंस कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं, और हमने देखा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है, तो वो एक्शन, उसकी इक्वेशन एक सीख लो कैसे बैलेंस करनी है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद की इसकी रिडक्शन हो जाएगी। जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं मैम आपको, अक्षित के लाइट गई हुई है मैम वहाँ पर। ठीक है कोई बात, लेट मी ओपन द क्वेश्चन 1 मिनट। ये देखो क्वेश्चन ये कैसे देंगे, इसके रिलेटेड 8.15 है बैक एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, सुनना मैं क्या बोलती हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशन, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विद, फर्स्ट पार्ट है आयोडाइड, सेकेंड पार्ट ऐसा लिखा हुआ है आयरन +2 की बात कर रहा है, और थर्ड पार्ट है H2S। मैं एक सिखा देती हूँ, ऑलरेडी +1 में किया, तुम लोगों ने आता ही होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आयोडाइड आयन का एक्शन, आयोडाइड आयन पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्शन बताना है कि भाई क्या होगा, और बताना कैसे है, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक इक्वेशन बताना है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयंस देगा, उसी का रोल है, इसीलिए हम पोटेशियम आयंस नहीं लिखते हैं, और आयोडाइड आयन। अब इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, और +3 में चेंज होता है ये, ठीक है, और इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज होके ये I2 में बदलेगा। अब ये बेसिक इक्वेशन है, इसको बैलेंस आता है तुम लोगों को करना, तो सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, बहुत ही आसान है, उससे कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करते होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं। किया हुआ है निखिलेश तुमने ये, पिया, पिया इज प्रेजेंट, यस। मैम भूल गया। आसान है, कुछ भी नहीं है, पढ़ा बेटा तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड था ना, रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, ये तो लोग कराते ही थे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था। तो पहले ना इसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, मतलब बिना बैलेंस की जो इक्वेशन है वो अपन लिख लिया, ठीक है। अब इसमें तुम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कैसे करोगे, x मान लेते हैं, 2x प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 7 है, ऑक्सीजन का तो -2 ही होता है मोस्टली, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो ये -14 इधर जाके 12 हो गया, x की वैल्यू आ गई +6, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। I का यहाँ पे -1 ही है, क्योंकि जब मोनोटॉमिक आयन होता है, जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सिमिलरली इसमें भी जो चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसमें 0 होता है। जब भी कोई एलिमेंट अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट या कह लो जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उसका हम 0 लेके चलते हैं। ये स्टेप समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या करते होते हैं, उसके बाद ना पहले वो वाले तुम चेक कर लो एटम जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है हर गुण के, नहीं हो रहा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, चेंज हो रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो उनका नंबर चेक कर लो पहले, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 डाल लो। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है निखिलेश, बता मुझे। क्या मैम? आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में? यस मैम। कैसे पता लगा तुझे? ओ।
यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 यस है। मैम वही। तो इनमें तुम देखो क्या एटम बराबर हैं? इधर 2 एटम है आयोडीन के, यस यहाँ पे 2 एक है, से तो मैम 2 उधर लगा। वो होगा माइनस। हाँ, अभी पहला ऐसे किया हमने। सबसे पहला क्या किया, स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। फिर क्या किया, हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिए। अब तुम बोलोगे मैम ऑक्सीजन का तो बेटा पता ही होता है -2 है। ये जो -2 है ना, ये तो पूरे पे चार्ज है, इसको मत कंफ्यूज कर लेना। कंफ्यूजन होती है तो ऐसे लिख लिया करो चाहे। ये ट्रिक सिखाते होते हैं +1 में, कई बच्चे चार्ज को फिर उससे कंफ्यूज कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, इसीलिए ऐसा लिख दो। फिर मैंने क्या किया, जिन एटम्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, ऑक्सीजन क्यों नहीं देखा मैंने, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसको कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। जिन एटम में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनका नंबर बराबर कर लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, अच्छा फिर तुम देखो क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है जशन? क्रोमियम में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, 6 से 3 जा रहा है। तो इफ आई राइट हियर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ON फॉर ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम या पर आयन लिख सकती हूँ। 3 का ऑक्सीडेशन नंबर 3 से कम हो रहा है, 6 से 3 गया तो 3 कम हुआ, बट टोटल डिक्रीज कितना हुआ? टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो 6 का हुआ ना बेटा। ये बता सकता है कोई कैसे लिखा है मैंने? यस मैम, आयोडीन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रोमियम हाँ, को नहीं 2 वो से तो अगला मल्टीप्लाई स्टेप है, अभी मैं कर जस्ट दो। टोटल की बात कर रही हूँ। देखो ना बेटा, क्रोमियम 6 से 3 गया, जिन लोगों को नहीं पता प्लीज ध्यान दो। कितना ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है मान्य? मान्य तो है ही नहीं। पिया, कितना ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है बेटा? पिया रिप्लाई करो प्लीज। ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 3 गया तो कितना कम हुआ? 3। बट क्रोमियम यहाँ पे 2 है, इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना। इसका मतलब क्रोमियम का एक एटम नहीं है, क्रोमियम के 2 एटम है। एक एटम के लिए कितना कम हो रहा है? 3 का। 2 एटम के लिए कितना कम होगा जी? 6 का डिक्रीज आएगा टोटल। ये समझिए सभी लोग, टोटल देखना होता है। अब इंक्रीज देखते हैं। पहले हम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम देख लेते हैं। पर एटम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ I-1 से I जब जाएगा ना, मैं इधर 2 डालती ना इधर, -1 से 0 गया तो ये बढ़ा के कम हुआ? -1 बढ़ा के 0 बढ़ा? ऑक्सीडेशन 0 बढ़ा ना, एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इंक्रीज कितने का है? एक एटम के लिए 1 का इंक्रीज हुआ है। बट एटम इधर 2 थे, इसलिए हमने इधर भी डाला था। इसका मतलब टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 एटमों के लिए देखना पड़ेगा, इसलिए वो 2 होगा। ये बात समझ गए? तो पहले पर एटम देख लेते होते हैं डिक्रीज या इंक्रीज, फिर उसको टोटल में कर देते होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? निकले, समझ में आ गया? एक बार लास्ट वाला दसो जेड़ा डिक्रीज वाला तो बात लास्ट बेटा इंक्रीज सीगा। देख I-1 उस तो तो पहला जेड़ा डिक्रीज दा दस रहे थे तुसी डिक्रीज दसा कि इंक्रीज दसा? डिक्रीज दस दो पर किवें? अब बेटा देख ना, 6 तो 3 गया ना क्रोमियम ਦਾ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ 6 ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ 3 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, +3 ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, 3 ਘਟ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 3 ਘਟਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟੇਗਾ? 6 ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ? यस मैम ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, I-1 ਤੋਂ 0 ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਟਮ ਲਈ, ਬਟ I ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਟਮ ਨੇ, उस तो मैम 2 बार आ रहा है। हाँ ਤਾਂ 2 ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ इधर ध्यान दो, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज आ गए। अब करते क्या होते हैं, टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज को सेम करना होता है। जितना बढ़ा उतना ही कम होना चाहिए ना। टोटल देखें हम,
लेट मी रब इट, यहीं पे सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। तो ये 6 है, ये 2 है, इसको भूल जाओ। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, सीधा भी टोटल लिख सकते हो आता है तो 6 और 2 को कैसे बराबर करें? 103 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो किसको करना है? Yes, ma'am. जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज वाले को अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है हरगुन? आयोडीन में कि डाइक्रोमेट में? ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे बढ़ रहा है बेटा? यहाँ पे आयोडीन वाले में बढ़ रहा है क्या क्रोमियम वाले में? हरगुन आयोडीन। आयोडीन वाले में बढ़ रहा है, इसलिए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नेचुरली इधर भी होगा। तो क्या बनेगी इक्वेशन? Cr2O7 नेगेटिव, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो निखिलेश क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना? 6i मैम। 6i नेगेटिव। ये 2 का 2 ही रखना है, इधर मत कर देना जल्दबाजी में, ये गलती करते हैं बच्चे अक्सर। किसको 3 से मल्टीप्लाई देना था? जिनमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसको 3 से देना तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर बढ़ेगा। ये स्टेप समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो +6 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आपने +3 तो लिखा है, क्योंकि बेटा वो तो चार्ज भी एक्ट कर रहा है ना, इसलिए वो तो लिखेंगे ही। जो अलग से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं वो तुम अगले स्टेप पे स्किप कर सकते हो। अब आगे की कहानी देखो। क्रोमियम बैलेंस्ड है 2 आयोडीन यहाँ पे 6 एटम्स हैं, यहाँ पे 3 × 6 है। क्या बैलेंस नहीं है? ऑक्सीजन। तो ये एक रूल होता है, पढ़ा होगा तुमने, मैं रिमाइंड करा देती हूँ। जिधर ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। क्या बोला मैंने? यहाँ पे ऑक्सीजन, ये वाली साइड रिएक्टेंट साइड 7 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे तो 0 है, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते होते हैं। याद आ गया? जिनको नहीं पता सीख लो, जिन्होंने किया हुआ है उनको याद जरूर आ जाएगा। तो स्टेप वाइज करनी होती है ये। पहले इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में बैलेंस किया जाता है, फिर ऑक्सीजन देखी जाती है कि किधर है किधर नहीं है। हो सकता है दोनों साइड ही हो, तो जिधर कम होगी उतने वाटर डाल देना, ऑलरेडी बराबर है तो कुछ दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट टर्न आती है हाइड्रोजन की। ये एक्चुअली एसिडिक मीडियम में होता है ये रिएक्शन ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हम पढ़ रहे हैं वो एसिडिक मीडियम पढ़ रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं वो H+ डाल के करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन? H+ डाल के करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं पिया? प्रोडक्ट साइड बता सकते हो? 14 है ना? अब हो गए तो वो तो काउंट करेंगे ना, अब ये तो उसका पार्ट बन गया। यहाँ पे 14 है, इधर 0 है, तो हम यहाँ पे 14 H+ डाल देंगे। तुम अगले स्टेप में लिख लेना चाहे क्या डाल देंगे? 14 H+। तो ये हो गई कहानी खत्म। अब इसको चेक करने के लिए चार्ज चेक कर लिया जाता है टोटल। देखते हैं, पहले एक बार एटम कंफर्म कर लो। 2 7 ऑक्सीजन, 6 आयोडीन 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। चार्ज चेक करना आता है। यहाँ पे चार्ज कितना है? -2 का। ये 6+ मत कर देना क्योंकि ये चार्ज नहीं था। यहाँ पे चार्ज कितना है? -6 का। कैसे -6 आया? I नेगेटिव, एक पे -1 चार्ज, 6 I नेगेटिव है तो 6 नेगेटिव। H+, एक पे +1, 14 पे 14+। तो ये कितना हो गया बताओ? 6+ का चार्ज है इधर रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, इस पे चार्ज है, इस पे 3+ एक पे है, 2 पे कितना होगा? 6+। इधर भी चार्ज 6 है, इधर भी चार्ज 6 है, इक्वेशन बैलेंस्ड, खत्म कहानी। एनी डाउट्स? बेटा समझ आ गई सबको? जशन, यस मैम। निखिलेश, प्रिया, हरगुन? Yes, ma'am. बेटा ये पक्का आएगा, इसमें से क्वेश्चन आने का देखो चांस रहता है, ठीक है? तो ये एक पार्ट मैंने करा दिया, इसके बाकी के दो पार्ट है ना वो सुबह करके आना, मैं चेक करूंगी इक्वेशन। ये दिया हुआ है इसने आयरन 2 सॉल्यूशन, मतलब स्केलेटल इक्वेशन लिख देती हूँ, वैसे कुछ बचा तो है नहीं, फिर ये भी खुद से लिखनी है आगे से। +2 से ये
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद क्या हो जाता है +3 में बदल जाएगा। ये स्केलेटल इक्वेशन हो गई। इसको अब तुम मीडियम एसिडिक ही लेना है, वो बोलेगा नहीं, इसका एक्शन हम एसिडिक मीडियम में ही पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तीसरा पार्ट था H2S। अब H2S में तुम जानते होगे कि जो सल्फर है वो -2 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इतना पता है? सल्फर की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो ये -2 को मतलब सल्फर न्यूट्रल में बदल देता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई ना सल्फर की। क्या कह रही हूँ मैं, देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट तुम दो तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों से हो जाता है ये। अब मैंने H2S को ऐसे कैसे बना दिया, क्योंकि इसने आयनिक इक्वेशन लिखने बोला है तो उसमें S-2 स्टेट में है, बाकी H2S लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हो ही जाना है। अब तुम कहोगे मैम आपने इधर हाइड्रोजन नहीं लिखे, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएंगे एसिडिक मीडियम क्योंकि हम ले रहे हैं। दोनों से करके देखना तुम कैसे है हमारा। समझ में आ गई बेटा इतनी बात सबको? ओके। अभी हमने 2 कंपाउंड तुमको मैंने बताया था कि पढ़ने हैं, एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका एक थोड़ी सी चीज़ रह गई 2 मिनट का, फिर हम अगला कंपाउंड शुरू करेंगे पोटेशियम परमैंगानेट। ध्यान से सुनना। एक एक्स्ट्रा चीज़ है बेटा, थोड़ा सा देख लो। मैं ये लिख रही हूँ, ये मैंने क्या लिखा है जशन, दोनों के नाम बताना क्या क्या है ये। पहला डाइक्रोमेट है, दूसरा क्रोमेट है। बिल्कुल ठीक। दोनों च मैनू क्रोमियम दा ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? इसमें क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कौन सा? इसमें कर रहे हैं 6 पे। इसमें भी 6 कर रहा है। इसमें भी 6 कर रहा है, तो दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। डाइक्रोमेट्स का कलर क्या होता है निखिलेश? डाइक्रोमेट बताया ना जशन ने इसको, डाइक्रोमेट जो होते हैं उनका कलर कैसा होता है? सुबह ही बताया था आज मैंने। क्यों नहीं आता बेटा, पहले मुझे रीजन बताया कर। अब साथ में हालत माड़ी हो रही है तेरी पढ़ाई में, मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से। ऐसे नहीं चलना। अब मैं नोट करूंगी कि इस दिन निखिलेश ने आंसर दिया था, इस दिन नहीं दिया था, फिर मैं सारा तेरे घर रिपोर्ट करूंगी, ठीक है? अब मैंने और चांस नहीं देना, आधा साल बीतने को हो गया, मैं बिल्कुल एक कॉपी लगाऊंगी अलग से। पिया आप बताओ ये इसका कलर क्या होता है? यार तुम लोग लेक्चर भी नहीं ढंग से सुनते है ना, इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकते। हर गुण दोनों के कलर सुबह बताए थे मैंने इतनी डिटेल में। इससे क्या साबित होता है, खुद तो क्या ही पढ़ना तुम लोगों ने, मतलब जो मैम बताते हैं क्लास में वो भी नहीं सुनते, इससे ये साबित हो जाता है। क्लास लगने वाली है तुम लोगों की ढंग से बेटा, अब ऐसा चलेगा नहीं, मैं सीरियसली कॉपी लगा रही हूँ आज से, मैं सारा तुम लोगों के घर रिपोर्ट करूंगी। ये ऑरेंज रेड कलर के होते हैं और क्रोमेट्स येलो कलर के होते हैं, ठीक है? ये क्रोमेट है, ये डाइक्रोमेट है। अच्छा, अब मैंने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुमको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कि ये जनरली कलर्ड होते हैं, उसका रीजन क्या था प्रभनूर, याद है आपको? कलर्ड होते हैं ना जो ट्रांजिशन वाले हैं, उसका एक रीजन था क्यों होता है? डी ट्रांजिशन होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है जिससे वेवलेंथ होती है रिफ्लेक्ट, जिस लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं अगर हायर वेवलेंथ की होगी वो तो एनर्जी लो होगी और वही लो वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। हाँ, तो हम नेट में ये बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था क्योंकि डी वाले स्प्लिट कर जाते हैं 2 लेवल्स में, तो ज़्यादातर डी ट्रांजिशन होते हैं, तो वो कुछ पोर्शन विजिबल का अब्सॉर्ब कर लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है, ठीक है? यही प्रभनूर ने बताया। बट यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि क्रोमियम +6 का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो क्या? क्रोमियम का क्या होता है सभी लोग बताओ? आर्गन 4s1 3d5 +6 का क्या होगा जशन?
आर्गन ही होगा। आर्गन ही हो, मतलब ये D0 सिस्टम बन गया। यस ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ पढ़िया है भी D0 वाले कलरलेस होंगे, पढ़िया सी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगी, बट ये तो कलर दिखा रहे हैं, है ना। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे एसएस तुम्हारे सिलेबस में भी ये नहीं है। थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगी, अभी ज़्यादा समझ भी नहीं पाओगे एक्चुअली। ये मतलब एमएससी बीएससी में बताया जाता है। तो एक बेटा अलग से फिनोमिना होता है, बस उसका नाम जान लो, उसको चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर। तो पहली बात तो ये है कि इनमें जो कलर है वो डीडी ट्रांजिशन तो है ही नहीं, तो वो तो रीज़न है नहीं। एक फिनोमिना होता है चार्ज ट्रांसफर जिनके कारण ये कलर दिखता है, और वो मोमेंटरीली फिनोमिना होता है, मतलब एक एटम में आया फिर दूसरे में आया, ऐसे होता रहता है। होता क्या है, जैसे डाइक्रोमेट या क्रोमेट है, तुमको पता ही है, इनमें ऑक्सीजन -2 में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन का तो अपना स्टेट -2 है ना, तो वो मोमेंटरीली ड्यू टू सम रीजंस वो आपके स्कोप में नहीं है, वो -1 में चेंज हो जाता है मोमेंटरीली, रहेगा नहीं उसमें, वो वापस आ जाएगा, फिर अगला एटम हो जाएगा, ऐसे चलता है। तो जब ये -2 से -1 में जाएगा तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो क्रोमियम +6 अगेन मोमेंटरीली गेन करके +5 में चेंज हो जाता है, फिर अगले एटम में ये फिनोमिना, फिर ऐसे चलता जाता है। तो ये मोमेंटरीली +5 में चेंज हो गया, जिसके कारण तुमको ये कलर दिखाई देता है। इस फिनोमिना को चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। आगे बात समझ में? फिर कह रही हूँ, कलरलेस वाइट होता है, क्या बेटा? कलरलेस वाइट होता है। हाँ कह सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बट ये कलर दिखा रहे हैं, तो फिनोमिना का मैं लिख के दे दूंगी, ये चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना के कारण होता है। बस इतना जान लो कि उसमें ये मोमेंटरीली ऑक्सीडेशन होके इसको एक तरीके का इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिसके कारण फिर ये कलर दिखाता है। ठीक है, एक तो ये बात बतानी थी। बाकी थोड़ा सा तुमको ये स्ट्रक्चर्स भी हैं इनके, क्रोमेट और डाइक्रोमेट के, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कर सकते हो, बट इसमें है नहीं, आपके स्कोप में नहीं है। ये टेट्राहेड्रल है इसका, तो ये क्रोमेट का है। डाइक्रोमेट में 2 टेट्राहेड्रा कंबाइंड होते हैं। ये पूरा टेट्राहेड्रल बना नहीं है मेरे से, बट क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं तो इतना ही दिखा पाएंगे। तो ये डाइक्रोमेट का 2 टेट्राहेड्रा कंबाइंड है। बॉन्ड एंगल याद रह पाया तो कर लेना, 126 डिग्री का होता है। ऐसे मैं बॉन्ड लेंथ भी लिख के दे दूंगी इसकी और इनकी, बट वो याद नहीं रह पाएगी, इसलिए ज़रूरत नहीं है। एंगल देख लेना कर पाओ तो, ठीक है। 126 कैसे हो गया मैम उसका? क्या बोलो बेटा? मैम वो रिपल्शन आ रही है, वो वाली स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, हाँ उससे ही होगा, और तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ही होगा। ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे। हाँ वही है ना, नहीं होना तो टेट्राहेड्रल एंगल चाहिए था, तो रिपल्शन के कारण ही बढ़ा। आगे बता, बात समझ में? तो इतना तुम लोगों ने इसमें पढ़ना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या क्या पढ़ा? सुबह क्या पढ़ा था हमने? इसके प्रिपरेशन के स्टेप्स पढ़े थे। एक क्रोमाइट ओर से बनता है, उसको हमने फ्यूज किया था सोडियम कार्बोनेट और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्रोमेट में बदला था, सोडियम क्रोमेट में। फिर उसकी एसिडिफिकेशन करी थी, फिर वो सोडियम डाइक्रोमेट में बदला था। फिर सोडियम डाइक्रोमेट में हमने आयन एक्सचेंज कराया था और वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदला था, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कम है, तो उसके जो इजीली ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो बन जाते हैं। बाकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कर लिया इसका, एक कौन से पीएच में ये दोनों आयन को एग्जिस्ट करते हैं, अल्कली डालोगे क्या होगा और एसिड डालोगे किधर को रिएक्शन शिफ्ट होगा, कौन सा डोमिनेटिंग कलर दिखेगा। बाकी ये प्राइमरी स्टैंडर्ड एक्ट करता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वो सारी आसान सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक रीडिंग दोगे तुम लोगों को ये सारा चीज़ याद हो जाएगा। बाकी इक्वेशन 1-2 लिख के देख लेना, उससे प्रैक्टिस हो जाती है बैलेंस करने की। अब हम अगले कंपाउंड पे आते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट।
आज हम एक ही मीटिंग करेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है, 40 मिनट्स की जो हमारी ये चल रही है। ठीक है, अब सेकंड कंपाउंड लिख लो, KMnO4। संडे को बेटा इसका प्रॉपर टेस्ट होगा, तैयारी शुरू कर दो आज से ही, तभी कर पाओगे, पूरा हफ्ता इसको लग जाएगा आराम से। और पहले तो तुम लोगों ने कुछ की नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है। पोटेशियम पर मैंगानेट, ठीक है, तो इसमें पर मैंगानेट आयन होता है MnO4-1। तो पहले तो इसकी प्रिपरेशन के स्टेप्स हमको पढ़ने हैं। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल पायरोल्यूजाइट। MnO2 ये मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है, पायरोल्यूजाइट इसको मिनरल बोलते हैं। इसी को ट्रीटमेंट करके हम ये परमैंगानेट जो है वो बनाते हैं। तो क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? स्टेप 1, तो सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, ये जो आपका मिनरल है पायरोलुजाइट, इसको हम, ध्यान देना ये और ये डिफरेंट है। ये पोटेशियम पर मैंगानेट है, K2MnO4 होता है पोटेशियम मैंगानेट। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा देखो, KMnO4 में पर मैंगानेट आयन है, इसमें तुम Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो +7 आएगा, जबकि K2MnO4 में MnO4 नेगेटिव आएगा। ये तो समझ रहे हो ना, इसमें तो कुछ नहीं है। ये K+1 है तो ये पूरा -1 हो गया, K2 2+ होगा तो ये 2- हो जाएगा। इसको पर मैंगानेट आयन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैंगानेट आयन। क्या बोलते हैं? मैंगानेट आयन। और इसमें Mn का स्टेट निकालोगे वो +6 आएगा, इसमें +7 है। ये समझ में आ गया क्या बताया? बोलो, दोनों क्लियर हो गए ना कि डिफरेंट है? तो हमने अल्टीमेटली बनाना तो पर मैंगानेट है, बट वो डायरेक्ट नहीं बनता, पहले हमको पोटेशियम मैंगानेट बनाना पड़ता है। ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, जबकि पोटेशियम पर मैंगानेट पर्पल कलर का होता है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा मिनरल है इसको हम किसी अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं, एंड कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट भी करा सकते हैं, या जैसे KNO3 वगैरह भी यूज़ हो सकता है। तो मैं इक्वेशन पहले बेसिक लिख दूँ, फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे। पोटेशियम मैंगानेट बन गया और H2O बन जाएगा। कॉपी में लिख लो बेटा, ये देखने से नहीं ये चीज़ें कभी भी पता लगती हैं, तो लिखने से ही आएंगी इक्वेशंस। लिखो, चलो मेरे साथ साथ लिखो, देख के लिखो चाहे, बट फिर भी एक बार फेमिलैरिटी बनेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड बनेगा कि हाँ कुछ किया हमने। निखिलेश, इसका नाम क्या है कंपाउंड का जिसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर लिखा है, जिसके नीचे? वो तो मुझे दिख रहा है फॉर्मूला, तो तू नाम बता। क्या कह रहा है, मुझे नहीं सुन रहा। पिया तू बता। पोटेशियम मैंगनेट। पर मैंगानेट अभी बताया मैंने, ये वाला है, ये पोटेशियम मैंगानेट, ठीक है। तो पहले स्टेप में पोटेशियम मैंगानेट बनता है। क्या कर सकते हैं, अल्कली के साथ ट्रीट करना है, और तो एंड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी, तो NCERT में ये दोनों ना, मतलब इक्वेशन यही वाली दे रखी है बस, बट लिखा हुआ है कि KNO3 से भी हो जाता है, तो तुम वो रिएक्शन भी लिख लो, ये दोनों रिएक्शन माइंड में रख लेना। अब देखो बेसिकली KNO3 क्या कर रहा है, ये +4 है, इसको +6 में बदल रहा है और खुद KNO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा।
आई बात समझ में? तो ये पहला स्टेप है, हम पायरोलुजाइट मिनरल से क्या बना रहे हैं, पोटेशियम मैंगनेट, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड है वो बना रहे हैं। स्टेप 1 इज क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. यस मैम। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। अब देखो, अब हमारा काम इतना बचा है कि जो हमने पोटेशियम मैंगनेट बनाया उसको हमने पर मैंगनेट में बदलना है। तो देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखें तो क्या ये हमने ऑक्सीडेशन नहीं करानी? इसमें Mn+6 में है और इसमें Mn+7 में है। तो बेसिकली हम पोटेशियम मैंगनेट को ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम पर मैंगनेट में बदलेंगे। तो हेडिंग हम स्टेप 2 की क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैंगनेट टू पोटेशियम पर मैंगनेट। अब ये जो ऑक्सीडेशन होती है ना, ये दो तरीके से करा सकते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, उन्होंने बहुत ब्रीफ दे रखा है, मैं थोड़ा सा आपको ये लिख के दूंगी अलग से। तो ये जो ऑक्सीडेशन करानी है ना, ये केमिकल मेथड से भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से भी हो सकती है। ठीक है, तो केमिकल मेथड में कोई रिएजेंट डालना पड़ेगा जो उसको पोटेशियम मैंगनेट को पर मैंगनेट में ऑक्सीडाइज कर दे। क्लोरीन भी ये काम कर देता है, मैं तीनों लिख के बता देती हूँ। ओजोन से हो जाएगा, CO2 के साथ रिएक्ट करने से भी ये चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे सारा लिखना आ जाएगा। मैं बैलेंस नहीं कर रही, ऐसे लिख रही हूँ, वो तुम कर लेना। और ये बनेगा K2 पोटेशियम कार्बोनेट। तो हमारा काम देखो हो गया, काफ़ी बन गया हमारा पोटेशियम पर मैंगनेट। ऑक्सीडाइज करना था ना, जो पहले स्टेप में बना था, क्या बना था? पोटेशियम मैंगनेट से हमने ऑक्सीडेशन से पर मैंगनेट बना लिया। तो ऑक्सीडेशन या तो हम केमिकल मेथड से कर सकते हैं या हम ऑक्सीडाइज क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड नेचुरली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराया मान लो इसका पोटेशियम मैंगनेट का, तो ये कौन से आयंस में ब्रेक हो जाएगा? पोटेशियम आयंस। और मुझे यहाँ पे कितना चार्ज लिखना चाहिए जशन MnO4 के ऊपर? -2। कमर्शियल स्केल पे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो है वो यूज होता है। ठीक है, बाकी वाटर भी है तो उसके भी आयंस बन रहे हैं। सिंपल ऐसे कर सकते हो। बाकी तुमको वो पोटेंशियल वाली डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पता ही है, मैंने इजी बनाने के लिए ऐसा लिख दिया। तो कैथोड एनोड पे कौन कौन से रिएक्शंस होंगे? कैथोड में कौन जाता होता है? केटाइन। अब केटाइन पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग H+ जाएगा। कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज होगी, एनोड पे एनायन जाएंगे। अब एनायन तुम्हारे पास एक तो मैंगनेट आयन है, एक वाटर है, बेसिकली वाटर ही होता है, तो मैंने इन द फॉर्म ऑफ OH आयंस लिख दिया। तो पोटेंशियल्स के हिसाब से एनोड पे मैंगनेट आयन प्रेफरेंशियली चला जाता है, ऑक्सीडाइज करके पर मैंगनेट में बदल जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। पर मैंगनेट ही हमको बनाना था। ठीक है, बाकी उसको फिर इवेपोरेट वगैरह करके अल्टीमेटली जो है कमर्शियल लेवल पे इसके क्रिस्टल्स बना लिए जाते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. याद करने वाला बेटा थोड़ा सा ये पोर्शन, बट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं ये कि प्रिपरेशन स्टेप्स लिखो। मुझे पता है थोड़ा सा है ये पंगे वाला काम, बट तभी इतना टाइम लगा के अभी करा रही हूँ, अभी सफिशिएंट टाइम है ताकि कर लो। बाकी लैब में क्या होता है बेटा, ये है ना जो देखो अभी जो पहले स्टेप, इसको भूल जाओ, अभी मान लो सेकंड स्टेप नहीं हमने किया, हमने ये मेथड सीखे नहीं है, हम अभी फर्स्ट स्टेप से पोटेशियम मैंगनेट बना के आए हैं। तो इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन के थ्रू भी ये बन जाता है। कैसे देखते हैं? आपके पास
मैंगानेट आयंस हैं एसिडिक मीडियम में, इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन से भी पर मैंगानेट आयन बन जाते हैं। क्या लिखा है मैंने, ये ये मैंगानेट आयन है जो पहले स्टेप में बनाया तुम लोगों ने, है ना। ये H+ क्यों आए, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है मैंगानेट आयन की, क्यों हो रही है डिस्प्रपोर्शनेशन? 6 से ये 7 में भी जा रहा है, 6 ये 4 में भी जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। बैलेंस करें तो इसका 2 3 ये 4, यहाँ पे 2 12 8 9, हाँ ये रिएक्शन चंगी तरह बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ मैंगानेट आयन, इससे पर मैंगानेट भी बन जाता है। बाकी इसके करेक्टर्स हैं थोड़े बहुत, ये जो इसके डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं एंड इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। 293 केल्विन टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर से वेरी करती है सॉल्युबिलिटी, तो हमको टेम्परेचर मेंशन करना ज़रूरी है। मॉडरेटली सॉल्युबल लो वाली साइड ही आ जाता है। बाकी एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो वो कई बार जेई में से लाइन टू लाइन से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। KMnO4 के जो क्रिस्टल्स हैं ना, वो आइसोस्ट्रक्चरल हैं विद क्रिस्टल्स ऑफ KClO4 पोटेशियम परक्लोरेट। मतलब जो हमने सॉलिड स्टेट में वो पढ़े थे ना क्रिस्टल्स वगैरह, जो भी इनके स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों के क्रिस्टल्स के जो स्ट्रक्चर हैं वो मैच करते हैं। ये है तो छोटी सी एक लाइन, बट इन लोगों ने बीच में डाल रखी है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके। तो याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं, दे आर आइसोस्ट्रक्चरल विद पोटेशियम परक्लोरेट, सॉल्युबिलिटी इतनी है। और बाकी ये एक डीकम्पोज कर जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट है ना जो 513 केल्विन पे, टेम्परेचर भी रखना पड़ेगा, ये डीकम्पोज करके दोबारा पोटेशियम मैंगनेट और MnO2 और ऑक्सीजन में डीकम्पोज कर जाएगा, बैलेंस्ड 8। हाँ ये रिएक्शन भी याद करना। इतनी बातें समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। इसकी 3-4 बातें रह गई हैं, तो मतलब मुझे लगता है 20 मिनट तो लगेंगे। सुबह करेंगे और फिर F ब्लॉक शुरू करेंगे कल, ठीक है बेटा। सुबह मिलते हैं हम 1 बजे। ओके बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।